नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। कोरोना वायरस से बचाव के लिए डॉक्टर जहां अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार इलाज में जुटे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डॉक्टर्स के साथ, कोरोना योद्धाओं के साथ बदसलूकी करने से, मारपीट करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाया गया। इसके तहत डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को 7 साल तक की सजा, 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। लेकिन इस कानून का असर लोगों पर होता फिलहाल नहीं दिख रहा। यूपी के एटा और गोंडा से आज ऐसी ही शर्मनाक तस्वीरें देखने को मिली। एटा में स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना संदिग्ध की सूचना पर आसपुर गांव गई, लेकिन ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर पत्थरबाजी कर दी। इस पत्थरबाजी में स्वास्थ्य कर्मी समेत कोरोना संदिग्ध महिला जख्मी हो गई। वहीं गोंडा जिला अस्पताल में एक घायल मरीज के परिवार वालों ने डॉक्टर से इसलिए बदसलूकी की क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें मास्क पहनने के लिए कह दिया। इस बात पर परिवार वालों का गुस्सा भड़क उठा और ऐसा भड़का कि वो गाली गलौज पर उतारू हो गए। यूपी में बुधवार को भी अलीगढ़ और लखनऊ में पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्यों नहीं बंद हो रही डॉक्टरों के साथ बदसलूकी। कानून तो बन गया, लेकिन कानून का खौफ है क्या? क्योंकि अभी तक फिलहाल कानून का खौफ नहीं बल्कि उसका मजाक बनाते लोग दिख रहे हैं। इन तमाम सवालों पर एक खास पैनल के साथ हम करेंगे बड़ी बहस। डॉक्टर्स को भगवान का स्वरूप माना जाता है, अक्सर ये बात कही जाती है, लेकिन कई जगहों पर ऐसे वाकये हो जाते हैं जिससे लोगों का जीवन बचाने वाले डॉक्टरों पर ही हमले होते हैं। बड़ी बहस में हम आपको अपने मेहमानों के साथ रूबरू कराएं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक बार फिर से उन तस्वीरों का रुख करते हैं, जिक्र करते हैं। आपको गोंडा की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और उसके साथ में एटा की भी तस्वीर, जहां कुछ जाहिल लोगों ने इन लोगों पर यानी कोरोना योद्धाओं पर हमला किया और डॉक्टर्स के साथ गोंडा में बदसलूकी करने वाले लोगों का नजारा भी आपके सामने है। एटा में जहां मेडिकल टीम पर हमला करने वालों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। उसमें कोरोना संक्रमित और स्वास्थ्यकर्मी दोनों जख्मी हो गए। इधर आप गोंडा की तस्वीर देखिए, वहां पर डॉक्टरों ने सिर्फ मास्क लगाने के लिए कहा, जो कि सबके लिए इस वक्त निर्देश के तौर पर बोला गया है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए और संक्रमण से बचने और दूसरों को बचाने के लिए मास्क का, गमछे का, रुमाल का प्रयोग करें। लेकिन इतना कहना भर था कि कुछ बदमिजाज लोग गोंडा में डॉक्टर्स के साथ ना सिर्फ बदसलूकी करने लगे बल्कि उनके साथ गाली गलौज भी उन्होंने की। डॉक्टर्स वहां पर तन्मयता से लगातार लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, अन्य मरीजों का भी उपचार कर रहे हैं, उसमें कोरोना पर भी उनको नजर रखनी है। लेकिन चंद ऐसे लोगों की वजह से ना सिर्फ माहौल खराब हो रहा बल्कि कोरोना वॉरियर्स का मनोबल भी गिर रहा। इन तमाम घटनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश की हो, हरियाणा की हो, महाराष्ट्र की हो, अन्य राज्यों की हो, केंद्र सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा। राष्ट्रपति ने उसको मंजूरी दी, कानून की शक्ल में आ गया, लेकिन फिलहाल उस कानून का कोई खौफ अभी इन लोगों पर दिखाई नहीं दे रहा। अब एटा में ग्रामीणों की पत्थरबाजी का शिकार हुए एम्बुलेंसकर्मी और सीएमओ का क्या कहना है, जरा सुनिए। से चल के कोई आया है लड़का गाजियाबाद से पैदल, अपने आप को पश्चिम बंगाल का बता रहा है। इसने चलती हुई गाड़ी में पत्थर मारा है। जो पत्थर हमारे गाड़ी के अंदर बैठे मरीज को भी लगा है, उसको भी थोड़ी दिक्कत आई है। और मरीज, मैं अपनी गाड़ी आसपुर के लिए लेके गया था, वहाँ से मरीज लेके क्वारंटाइन वाला हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए ला रहा था। रास्ते में इसने मेरे पत्थर मारा और हमारी गाड़ी का ये व्यक्ति गाजियाबाद से सुनते हैं पैदल आया है और वेस्ट बंगाल का रहने वाला है और यहाँ पर लोगों ने सूचना दी। उस सूचना पर उसको क्वारंटीन होम में ले जाया गया। दिल्ली से कर्मी का क्या कहना था? सवाल इस बात का है कि कौन से मानसिक संक्रमण के शिकार हैं ऐसे लोग। देश में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज प्रेस वार्ता जब की तो उनका क्या कहना था और किस तरीके से उन्होंने सख्त बात कही, जरा वो भी सुनिए। माननीय राष्ट्रपति जी ने कल एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसके तहत एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को अमेंड किया गया है। इस ऑर्डिनेंस को कहा है एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल के अगेंस्ट वायलेंस के किसी भी एक्ट में इंडल्ज ना करे या एपिडेमिक के दौरान
किसी भी प्रॉपर्टी को कोई भी लॉस या नुकसान ना पहुंचाए। अगर कोई भी व्यक्ति हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल के साथ वायलेंस कमिट करते हैं या तो उनको 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा दी जा सकती है। साथ ही 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का फाइन भी उनके ऊपर लेवी किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर कोई किसी हेल्थ प्रोफेशनल को जो कि एपिडेमिक ड्यूटी में लगे हुए हैं उनके साथ कोई ग्रीवियस हर्ट अगर उनको देते हैं तो उसकी सजा बढ़कर 6 महीने से 7 साल तक हो सकती है और फाइन भी 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक उस पर लगाया जा सकता है। इस एक्ट के तहत किया हुआ कोई भी ऑफेंस कॉग्नाइजेबल है और नॉन बेलेबल रहेगा। जो भी पर्सन इस एक्ट के तहत कन्विक्ट किए जाएंगे उनको कंपेंसेशन भी पे करने के लिए वे लायबल होंगे और कंपेंसेशन जो हो सकता है वह जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी डैमेज प्रॉपर्टी की या जो लॉस उन्होंने कमिट किया है उसकी ट्वाइस द अमाउंट हो सकता है। मेरी आप सब लोगों से यही विनती है कि हमारे जितने भी कोविड योद्धा हैं हमें उनका सपोर्ट लेना है। हमें ये जानना चाहिए कि वह सब हमारे आदर और सम्मान का पात्र हैं। बहरहाल तो सरकार ने कानून तो बना दिया लेकिन उसका असर कैसे हो पाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल कानून के बाद उसके बावजूद तमाम घटनाएं हो रही हैं और फिर भी लोग सुधरने को तैयार होते दिखाई नहीं देते। सबसे अहम चीज है कि उन कोरोना योद्धाओं का मनोबल इससे गिरता है जो कि जान जोखिम में डालकर अपने परिवार से दूर रहकर या घर पहुंचने के बाद भी अपने आप को अलग रखकर दूर से उनको निहार कर फिर से ड्यूटी पर चले आते हैं। लेकिन उनका सामना जब ऐसे लोगों से होता है तो फिर उनके मन पर क्या असर होता होगा, अंदाजा आप लगाइए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। देवमणि द्विवेदी साहब बीजेपी के विधायक हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है देवमणि जी आपका। चंद्रमोहन हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता, बहुत स्वागत है चंद्रमोहन जी आपका। और हमारे रेजिडेंट एडिटर अरविंद चतुर्वेदी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अरविंद मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। कल भी हमने चर्चा की, परसों भी हमने चर्चा की और लगातार चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाओं के बीच में घटनाएं भी लगातार आ रही हैं। सवाल इस बात का है कि कानून नहीं था, कानून बन गया, उसके बाद भी कोई असर है नहीं। इस बदमिजाजी का हम क्या करें? जिस तरीके का व्यवहार हो रहा, वहां कोई पत्थर मारकर चला जा रहा, किसी को मास्क पहनने के लिए कह दिया है तो बड़ा नागवार गुजर जा रहा है, बाकी अन्य जो थे और जिनकी भूमिका थी वो तो हमने देख ही लिया। आखिर सरकार क्या करे और कैसे इन लोगों को समझाए? अतुल देखिए, कल हम लोगों ने जब चर्चा की थी तो एक बात स्पष्ट रूप से ये कहा था मैंने कि ऐसे लोगों के बारे में अगर आप देखें, अगर उनका इतिहास देखें तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों के बारे में लोगों को पता होता है। और मैं ये यहाँ पे कहना चाहता हूं कि उनके समाज के लोग जो लगातार इस बात को कह रहे हैं, विरोध कर रहे होंगे, लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे होंगे, ऐसे लोगों को आगे बढ़ के ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। ऐसे लोग जब तक आइडेंटिफाई नहीं होगी तब तक आप कानून बना के क्या करेंगे? जी बिल्कुल। तो तब काम करेगा जब वो लोग पकड़े जाएंगे, जब वो लोग आइडेंटिफाई होंगे, जब उनका मुखिया पकड़ा जाएगा कि कौन व्यक्ति है। जैसे अब आप देखिए कि मौलाना साहब को लेके अलग अलग जगहों पे सर्चे चल रही हैं। आज देखिए, आज शामली में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम उनको खोज रही है। सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति ठीक है, कोई व्यक्ति शरीफ है, कोई किसी व्यक्ति ने गलत नहीं किया है तो मैं समझता हूं कि उसको सर्च करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, वो अपने ऑफिस में मिलेगा, वो अपने घर पे मिलेगा। कहा जा रहा है कि मौलाना साहब कहाँ है पता नहीं। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसे लोगों को समाज के जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो उनको खोज के बाहर निकालने का काम करें, तभी ये समाज सुरक्षित रह पाएगा, तभी हम इतनी बड़ी लड़ाई कोरोना से लड़ पाएंगे। लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि वो किस मुहाने पे खड़े हैं, किस मौत के मुहाने पे खड़े हैं। जिस तरीके से अगर आप देखिए आज सहारनपुर के जो नंबर्स आए, आप अतुल अगर आप देखें, आज मैं अभी सुबेरे अपने रिपोर्टर से बात कर रहा था, कौशाम्बी में 3 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वो जब वहां पर आए तो उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी। अपने परिवार के साथ वो सारे के सारे लोग जो है मिक्सअप हो गए। अब आप सोचिए कि वो जो चैन है वो बढ़ते 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 कहां चली जाएगी और इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रश्न ये उठता है कि हमें इमोशन से बाहर निकलकर ऐसे लोगों की पहचान करवानी होगी अतुल, चाहे कोई अपना हो चाहे पराया हो। वाजिब बात है। लेकिन अरविंद, जो आपने कहा कि पहचान कराएगा कौन, अगर साध की बात करें तो बहुत लोगों को मिर्च लग जाती है कि नहीं जानबूझकर नाम आया। इतना ही ज्यादा कोई अगर गलत नहीं किया है तो सामने आने में क्या डर है साध को? और साध से जुड़े उनके आमंत्रण पर उनके साथ जमात में इकट्ठे लोगों पर सवाल खड़े तो फिर वहां पर मीडिया भी दोषी
वो तमाम लोग दोषी, वो पार्टी जो सत्ता चला रही वो दोषी हो जाती है, या किसी भी दल का व्यक्ति अगर उनकी खिलाफत कर दे तो वो फिर बीजेपी का हो जाता है, या फिर वो भी संविधान के खिलाफ हो जाता है। सवाल इस बात का है कि संक्रमण क्या धर्म देखकर और पार्टी देखकर आ रहा है? अब यहां पर जो नजारा है, जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया वो समझने को तैयार अभी भी नहीं है और सीधे खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। द्विवेदी साहब, अरविंद कह रहे हैं कि कानून का क्या असर? मैं फिर से कह रहा हूं कि कानून बनाना जरूरी था, सरकार ने अध्यादेश लाकर उसको कानून की शक्ल दिलाई, ये जरूरी था, लेकिन उससे पहले जरूरी यह है कि इन लोगों तक मैसेज चला जाए, क्योंकि कानून तो हमारे यहां बहुत सारे थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने तमाम ऐसे कानूनों को खत्म किया जो कि तमाम सालों से चले आ रहे थे, उनका कोई मतलब नहीं। आज के दौर में मौजूदा स्थिति देखकर एक नया कानून बना, इसकी आवश्यकता थी, लेकिन ऐसे लोगों को कानून का मतलब समझ में नहीं आता है। ये समझ बैठे हैं कि जब चाहेंगे तो संविधान इनके हिसाब से हो जाएगा, कानून इनके हिसाब से हो जाएगा, ये दोनों के ऊपर हो जाएंगे। देवमणि साहब। हेलो जी अतुल जी, कुछ लोगों को कानून बहुत देर से समझ में आता है जी, कुछ लोगों को किस्तों में समझ में आता है और कुछ लोगों को कभी समझ में नहीं आता है। आप देखें कि पोलियो के ड्रॉप को समझाने में हमको 50 साल लग गए कि ये फायदेमंद है जी। अब भी कुछ लोग नहीं समझते हैं। कुछ लोग बात को समझते ही नहीं है, उसकी गंभीरता को नहीं समझते। जैसा मैंने कहा, कुछ लोग किस्तों में समझते हैं और कुछ लोग नहीं ही समझते हैं जी। तो मेरा यह है कि जो लोग उसको समझे हैं उनको ना समझने वाले लोगों को भी समझाना है। जैसा कि अभी अरविंद जी ने कहा कि कुछ लोगों के बैक रिकॉर्ड और ट्रैक रिकॉर्ड हमको पहले से पता है, तो उनको हमारा जो सभ्य समाज है, सिविलाइज्ड सोसाइटी है, उसको भी मदद करनी है, उनको पकड़वाने में और उनको कानून के हवाले करने में। यह बहुत जरूरी है। और एक बात इस समझ लीजिए कि कम से कम योगी सरकार जो है ये एकदम साफ साफ है कि ये कर्मयोगी सरकार है। ये कोई भी नियम यहाँ पर आने के बाद वह सिर्फ कागजी चीज, कागज का टुकड़ा मात्र नहीं रह जाएगा। यहाँ पर उसका पालन होगा, परिपालन होगा और उसको लोगों को करना ही होगा। ये जो आपने एक दो घटनाएं बताई हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सरकार की जैसे मंशा है, जैसे मन वचन कर्म में एकदम साफ है। अगर यहाँ पर जो घटनाएं आई हैं इन पर आप मत समझिए कि इसके ऊपर कोई पर्दा डालने वाला है या इसके ऊपर धूल डालने वाला है। इन बातों को उभर करके सामने आना ही है और गलती करने वाले लोग, अपराधी करने वाले लोग पकड़े ही जाएंगे और उनको कानून के शिकंजे में आना ही पड़ेगा। बिल्कुल। जो लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे वह खुद ही जलेंगे और हम लोग भी जो शासन सत्ता में बैठे लोग हैं वो जिम्मेदार हैं। यहाँ पर किसी का हाथ नहीं पकड़ा गया है, न किसी पुलिस ऑफिसर का, न किसी मजिस्ट्रेट का, बल्कि उनको हम लोग इनकरेज कर रहे हैं उनको। और जैसे कि केंद्र का सरकार का नियम बना, नियमों से उनको और मजबूत कर रहे हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में आप ये समझिए कि कोई भी नियम कानून ताक पर रखने के लिए या किसी नहीं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं फिर से वही कह रहा हूं ना द्विवेदी साहब, जैसा अरविंद ने कहा, आप कह रहे हैं कि एक दो घटना, हर दिन एक दो घटना हो रही है। और जिस तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार कदम नहीं उठा रही, लेकिन जिस तरीके से कुछ लोगों ने चुप्पी साध लिया, आपने कहा सभ्य लोगों को, सभ्य समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। मुझे याद आता है कुछ दिनों पहले तक बहुत सारे सभ्य लोग तमाम मंचों पर आकर खड़े थे, संविधान विशेषज्ञ बनके, संविधान पुरोधा बनके, जैसे लगता था कि बाबा साहब ने बल्कि उन्होंने ही संविधान लिख दिया हो। उस वक्त उनको सब खतरे में दिखता था। आज वो सभ्य लोग न जाने कहां गायब हो गए, मिल ही नहीं रहे। अब वो कह देंगे कि भाई सरकार ने लॉकडाउन में हमें रखा है, मजबूरी में हम छिपे हुए हैं या हमको लॉकडाउन में रहना पड़ रहा है। भाई वीडियो से ही कम से कम तो कुछ सभ्यता दिखा देते, ऐसे लोगों पर भी आपके मुखरबिंदु से कुछ निकल जाता। वहां पर उनकी खामोशी है, वहां पर उनको समाज के बारे में, हित के बारे में नहीं देखना है। सवाल यह है कि आपकी सरकार, केंद्र की या प्रदेश की, तमाम कोशिश कर रही है और तमाम तरह की सख्ती की गई, बावजूद उसके खुलेआम चुनौती, उससे मनोबल तो गिर रहा ना उन योद्धाओं का, उन तमाम लोगों का जो कि अपनी जान जोखिम में डालकर अपने परिवार से विरक्त होकर, अलग होकर लगातार काम कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी क्या कहेंगे ऐसी घटना पर? और सवाल यह भी है कि आपका शीर्ष नेतृत्व लगातार सुझाव दे रहा है,
उस सुझाव को स्वीकार भी किया जा रहा है और स्वीकार करना भी चाहिए। प्रवासी मजदूरों की, कामगारों की आप आवाज उठा रहे हैं, कुछ आवाज तो ऐसे लोगों के लिए भी निकलनी चाहिए जो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। आप लोग तो कह रहे हैं ना कि हाँ, विपक्ष भी सरकार का पूरा सहयोग कर रहा है लॉकडाउन में, लेकिन ये लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। इनके लिए कभी एक बात क्यों नहीं निकल कर आती है? देखिए अतुल जी, जिस बात का बयान हमारे मित्र दोनों ने करा, बिल्कुल ठीक बात है। आज देश जिस महामारी के अंदर पीड़ित है, उसके अंदर किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं बनता और हम सब एक है। अगर आप किसी भी चीज, कोई भी संगठन या कोई भी व्यक्ति इस महामारी को बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसका पुरजोर विरोध करा जाता है, विरोध करा जाएगा। और हम सबसे पहले उन व्यक्तियों को सलूट करते हैं जो एक वॉलंटियर्स की तरह, हमारे पुलिस वाले, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज और हमारे ऐसे एनजीओ जो इस देश के अंदर आज इस आपदा के अंदर खड़े हैं, अपने परिवार, अपने भाई बंधुओं को छोड़ के और निरंतर इस महामारी के लिए लड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ एक विरोध यह है कि सरकार पूरी तरह से सक्षम होने के बावजूद भी इन सब पे होने वाले अटैक्स, उन सबको मिलने वाली असुविधाएं, जो सुविधाएं आज इस महामारी में डॉक्टर्स को, नर्सों को मिलनी चाहिए, उसके ऊपर कार्य करते समय संकुचित है या कहीं ना कहीं लेट है। उसकी लीपातोफी के लिए वो किसी तरह का अपने आप को बचाव के पक्ष की तरफ चली जाती है। क्योंकि ये विषय ऐसा नहीं है जिस विषय के ऊपर हम किसी को वाद विवाद के लिए झगड़े, लेकिन एक विपक्ष होने के नाते अगर सरकार की कई कमी होगी तो हमें उसे जागरूक होकर बड़े हिम्मत के साथ सरकार को बताना पड़ेगा और सरकार को भी उसको मानना चाहिए, क्योंकि देश और आज देश का हर नागरिक इस आपदा में बिल्कुल सरकार के साथ खड़ा है। चंद्रमोहन जी, बहुत अच्छी बात कही, सरकार के साथ हर नागरिक खड़ा है। पार्टियां कहां खड़ी हैं? आप कह रहे हैं सरकार संकुचित है, सरकार संकोची है सुविधा देने में। कौन सी सरकार? प्रदेश की सरकार, देश की सरकार, या कुछ राज्यों में आपकी भी सरकार है, सब संकुचित हो गए हैं? क्योंकि स्थिति तो सब जगह एक ही जैसी है कमोबेश। और मेरा प्रश्न यह था, आप कह रहे हैं कि आप और आपकी पार्टी साथ में है, कहां एक मुखालफत हुई, एक ट्वीट आया या फिर एक बाइट ऐसी आई आपके शीर्ष नेतृत्व की? प्रदेश स्तर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं, जहां पर जमात को लेकर स्पष्ट कर दिया जाए, मुरादाबाद को लेकर कह दिया जाए कि हां यह घटना वाकई एक्शन योग्य ही थी, वहां पर क्यों संकुचित हो गई पार्टी? देखिए अतुल जी, पहले तो मैं आपकी बात का बिल्कुल पुरजोर खंडन करता हूं कि अगर कोई कांग्रेसी किसी बात को कहता है और अगर कोई भी हमारा मीडिया बंधु या हमारा कोई भी पैनलिस्ट एनालाइज इस बात को माने कि हम किसी तरह से जमात के फेवर में हैं, तो हम उसका विरोध करते हैं। मैंने पहले भी बोला, चाहे कोई संगठन हो, कोई जमात हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो इस महामारी में अपने लिए की भाट करके और पूरे समाज और पूरे देश को नुकसान करे, हम उसका विरोध करते हैं और हम बिल्कुल इस चीज के लिए जमातियों के विरोध में हैं। अब आप उस चीज को किसी भी लहजे में दिखा दीजिए, उसके लिए वो आपका प्रश्न है, उसका मैं आंसर नहीं दे सकता हूं। आज हम एक ऐसे वृक्ष के, एक मेरे छोटा सा सांसद है, बोलिए बोलिए। आज हम एक ऐसे वृक्ष की छाया में खड़े हैं जिसके अंदर, उस वृक्ष के अंदर फल निकल रहे हैं। अगर आप एक फल को ये कहते हैं कि वो राष्ट्रता लेके चलेगा, एक फल को लेके कहते हैं कि उसके अंदर सारे गुण हैं, तो उसी फल की उपज के अंदर कांग्रेस भी खड़ी है और सभी पार्टियां भी खड़ी हैं। सबका मकसद देश बनाना और देश को इस आपदा से बचाना है, ना कि किसी तरह की राजनीति करना। सत्तारूढ़ पक्ष को इस बात को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि बिना विपक्ष के वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही। और आपने ये भी कहा कि मैं जैसे चाहूं, हमारा चैनल जैसे चाहे दिखा दे। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं होता है कि हम कुछ भी दिखा दे। हमारा भी एक अधिकार क्षेत्र है और हमारा भी एक जिम्मेदारी वाला भाव है, तो हम उतने ही दायरे में दिखाते हैं। वैसे आप पर मैंने सवाल नहीं किया था, मैंने शीर्ष नेतृत्व पर सवाल किया था। जैसा आपने कहा ना कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, वैसे ही पिछले दिनों राहुल गांधी आए थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो उन्होंने शुरुआत कही कि मैंने पिछले कई दिनों से बड़े एक्सपर्ट्स से कुछ बात की है और उसके बाद मैं आपके पास आया हूं, क्या करना चाहिए था। एक सवाल वहां पर एक चैनल के पत्रकार ने पूछा कि कामगारों के लिए आखिर वो एक्सपर्ट क्या कहते हैं, इसके बारे में आपने क्या सोचा है? तो राहुल गांधी ने यही कहा था कि इसका जवाब तो एक्सपर्ट ही देंगे, मैं कैसे दे सकता हूं। बहरहाल, अरविंद आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि जिसकी वजह से ये सारी समस्याओं ने जन्म लिया है, अगर आप देखें हमारा उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश को लेकर बात कर रहे हैं, आप देखिए एक स्थिति में उत्तर प्रदेश बहुत बेहतर पोजीशन में था, लेकिन जमातियों के कारण आज उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी हम कहेंगे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी इसलिए इस दशा में नहीं कहेंगे कि क्योंकि 53 जिले इससे प्रभावित हो गए। तो
इसमें दोनों बातें हैं। बिल्कुल, हम एक समय हम अच्छी स्थिति में थे, लेकिन आज 53 जिले इससे प्रभावित हो गए हैं और उसके पीछे सिर्फ एक कारण था, वो थे जमाती। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है मौलाना साद। तो सवाल यह उठता है कि मौलाना साद जिनके बहुत सारे रिश्तेदार विदेश गए हैं, इसमें सोचिए पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है, उनकी हिस्ट्री खोज रही है कि ये लोग कहां कहां गए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें से कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि सरकार ने जो कानून बनाया है, सरकार की तरफ से जिस कानून पे साइन हुआ है, दस्तखत हुआ है, ऐसा कानून सबसे पहले तो उन्हीं के ऊपर लागू होना चाहिए अतुल, जिनकी वजह से जो इसके ऑरिजिन है, बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने इसको पैदा कर दिया, जिन्होंने आज कहां से देश को कहां पहुंचा दिया। तो प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस से भी ये पूछा जाना चाहिए कि भाई मौलाना साद की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस क्या कह रही है। मेरा सवाल चंद्रमोहन जी से था और मैं ये जानना चाहता था कि साद की गिरफ्तारी को लेकर सारे दल प्रयास करें जैसे कोरोना को लेकर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जरूरत इस बात की है। बिल्कुल अरविंद, और यही मैंने भी सवाल लिया था। मैं द्विवेदी जी के पास जाऊं उसके पहले मैं चाहूंगा चंद्रमोहन जी इस बात का जवाब दे दें, बहुत जल्दी से जवाब दे दें। मैंने यही पूछा था कि राष्ट्रीय स्तर पर आपके नेताओं ने, चूंकि आप राष्ट्रीय पार्टी हैं भाई, आप क्षत्र पार्टी नहीं है, तो मैं तो दोनों विषय उठाऊंगा, प्रदेश में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। उसको लेकर खुलकर एक भी शब्द नहीं कहा गया ना अभी तक, फिर कैसे आप साथ हैं चंद्रमोहन जी? अतुल जी, मैं बिल्कुल उसका जवाब दे रहा हूं। देखिए, बिल्कुल मौलाना साद के ऊपर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसका प्रश्न चिन्ह सेंटर के ऊपर उठता है। मौलाना साद दिल्ली के अंदर बैठा रहा और इतने आदमियों को लेके बैठा रहा, उसकी परमिशन कैसे मिल गई? सेंटर की नाक के नीचे बैठे रहे, आपको पता नहीं चला। उसके बाद आज कितने दिन बीतने के बाद मौलाना साद आपने गिरफ्तार नहीं करा, लेकिन उसका नाम लेके, जमात का नाम लेके आप निरंतर इस महामारी के अंदर राजनीति कर रहे हैं। तो अगर कहीं ना कहीं 2 टर्म की सरकार देश के अंदर चुन ली गई है और पूर्ण बहुमत के साथ चुनी गई है, उसके बाद उसका दायित्व बनता है, जिस तरह से वो छाती ठोक कर थाली और दिया जलवाती है, उस तरह से जो भी मुस्लिम हो इस महामारी से लगे हुए, उसके ऊपर कार्रवाई करना उनका है, ना कि उस विषय का डिबेट करके उस विषय को लेके आना। मेरे मित्र बैठे हैं। ठीक है, अब इसका जवाब मैं द्विवेदी साहब से ले लेता हूं। चंद्रमोहन जी एक मिनट, मैं इसका जवाब ले लेता हूं अभी। द्विवेदी साहब जवाब दीजिए, साद क्यों अभी तक गिरफ्त में नहीं है? ये एक विषय है, और हमारा जो मूल विषय था, कोरोना योद्धा जो है उनके खिलाफ लगातार ऐसी घटनाएं, जो ओरिजिन है उसको भी आप अभी तक नहीं पकड़ पाए और ऐसे लोगों पर भी लगाम नहीं लग पा रहे। विपक्ष कह रहा हम साथ दे रहे हैं, और कितना साथ दें? हम इतना ही तो कह सकते हैं ना कि हम बोल रहे हैं कि आप गिरफ्तार करिए और ऐसे लोगों पर एक्शन लीजिए, वो एटा के लोग हों, गोंडा के लोग हों, मुरादाबाद के लोग हों, जिन लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया या भविष्य में भी देने की मंशा रखते हैं, चुनौती दे रहे हैं। आप देखें अतुल जी, आप कितनी घेराबंदी कर रहे हैं, तब चंद्रमोहन जी जाकर के उन मुद्दों पर कुछ कह रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा, अर्णव गोस्वामी जी ने सिर्फ पूछ लिया। सर मैं माफी चाहूंगा, आप उस चैनल पर बैठे तब वहां की बात करें, आप मेरे चैनल पर मेरी बात करें या हमारे चैनल की बात करें। मैं घेरूंगा आपको भी अगर आप साद को गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। मैं घेरूंगा चंद्रमोहन जी को भी, और वो कहेंगे प्रदेश स्तर पर, तो उनके प्रदेश अध्यक्ष मेरे ही चैनल पर बैठे और उठकर चले गए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने वो विंडो भी दिखाया, अरविंद भी मौजूद थे, वो भागते फिरे क्योंकि वो ये कहकर जा रहे थे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, मैं ही बांट रहा हूं। मैंने पूछा 10 नाम गिना दीजिए उन जिलों का जिनका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, जहां आप खाना बंटवा रहे हैं, वो 5 गिनवा पाए। तो मैं नहीं मानूंगा कि वो कह देंगे सरकार कुछ नहीं कह रही है, कर रही है, और सरकार कर देगी कि नहीं हम सब कुछ कर रहे हैं। दोनों का जो सच होगा हम उसी पर चर्चा करते हैं। द्विवेदी साहब। नहीं, बिल्कुल अतुल जी, आपका चैनल रिस्पेक्टेड चैनल है और दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए आपको जाना जाता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि चाहे संतों के ऊपर कहीं प्रहार हो रहा हो, चाहे मीडिया कर्मियों पर, चाहे स्वास्थ्य कर्मियों पर, चाहे सफाई कर्मियों पर, चाहे सेवा कर्मियों पर, उस पर हमारी सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन इन लोगों का जो इस पर जो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी चाहिए, स्वाभाविक रिस्पांस होना चाहिए कांग्रेस या अन्य पार्टियों का, उस तरह का रिस्पांस आप नहीं देख रहे हैं। आप स्वयं देख रहे हैं कि इनको मुद्दे पर आने के लिए और मुद्दे पर कुछ कहलवाने के लिए, उनका मुंह खुलवाने के लिए आपको कितनी कोशिशें करनी पड़ रही हैं। आप जो है अपना हर कर्म कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं
कि मैं सभी मुद्दों की निंदा करता हूं, अगर कोई इस तरह से जनरलाइज्ड बात करता है जी, तो ये तो सब कहते हैं कि भाई अच्छे को आप पकड़िए, वो सुरक्षा दीजिए, खराब को आप उसको जो है उसको पीड़ित करिए। लेकिन वो तो जो एक जनरल बात हो गई, सिद्धांत की बात कह करके कांग्रेस या कोई भी विपक्षी पार्टी नहीं टल सकती है। जैसे आप है कि एकदम मुद्दा बेस्ड कि संतों के मुद्दे पर ये क्यों चुप हैं, इसी तरह से ये जो मुद्दे हैं जिन पर इनको सीधे सीधे जो निंदा के मुद्दे थे, उस निंदा के मुद्दे के लिए अतुल जी को इतना लंबा भाषण क्यों देना पड़ रहा है, इनको बात उगलवाने के लिए। यह बात बहुत शालीनता से और शुरू से ही नहीं, अब चंद्रमोहन जी ने एक बात मैंने कहा था तो उन्होंने कहा कि मैं इसका खंडन करता हूं, और आप भी जो कह रहे हैं मैं इसका खंडन करता हूं। सर, आप लोग नेता हैं, आप लोग भाषण देते हैं, हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग सवाल पूछते हैं, सवाल छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, ना ही मैं नेता हूं। अरविंद कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, मैं वही वो सवाल बोलना ही, वो भाषण मतलब बोलना ही। ठीक है, अरविंद कुछ कह रहे हैं। द्विवेदी साहब, अरविंद कुछ पूछ रहे हैं आपसे। अरविंद कुछ पूछ रहे हैं। देवमणि जी, मेरा देवमणि जी से सवाल है कि मौलाना साद कब गिरफ्तार होगा? क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली से आ रही है, वो शामली जा रही है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सहारनपुर में बहुत सारे ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। मैं देवमणि जी से ये जानना चाहता हूं कि गिरफ्तारी कब तक होगी? देवमणि जी बताइए। देवमणि साहब, वो एटा के लोग हो, वो गोंडा के लोग हो, जो गुंडों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, और मौलाना साद जिसने सबको संक्रमित करने के बाद खुद को अपने आप न जाने कहां क्वारंटाइन कर लिया है, आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अतुल जी, द्विवेदी साहब, मैं अरविंद जी, मैं आपसे बताता हूं कि मैं पुलिस ऑफिसर भी रह चुका हूं और विजिलेंस ऑफिसर भी रह चुका हूं। कुल 9 साल मेरे विजिलेंस और डायरेक्टर और जो है पुलिस के ऑफिसर के रूप में बीते हैं। ऐसे मामलों में पुलिस की और उत्तर प्रदेश प्रशासन की मंशा, इसीलिए मैंने सवाल पूछा आपसे, साफ है। लेकिन जब तक इसमें जिस लोकेलिटी में इस तरह के लोग फंसे होते हैं या पड़े होते हैं, छुपे होते हैं, वहां के जनता जनार्दन का भी जब तक पॉजिटिव रुख नहीं होता है, ऐसे केसेस को क्रैक करने में परेशानी होती ही होती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, प्रशासनिक अनुभव भी है, और आप लोग भी इस चीज को एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये अच्छी बात है कि आपने उसमें जो व्यवहारिक तौर पर दिक्कतें होती है उस बात को भी रखा, और साद आज नहीं तो कल गिरफ्तार हो, इसके लिए प्रयास भी जारी हैं। चंद्रमोहन जी कुछ कह रहे हैं, आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद में सवाल लूंगा आपसे। हमारे बीजेपी के मित्र बैठे हैं चैनल के ऊपर, और बीजेपी की कहानी ठीक उसी तरह से है कि आप अगर गाड़ी उठाइए, हाईवे से किसी लॉन्ग रूट चले जाइए, तो कहीं एक ढाबा मिलेगा, उस पर लिखा होगा असली ढाबा, मतलब असली नाम लेके, बाकी उसका नाम आएगा लेकिन असली नहीं आएगा। आज तक ये पार्टी सत्ता में रहने के बाद भी अपने आप को ये प्रूफ नहीं कर पाई कि ये सत्तारूढ़ है। इनको हर बात कहने के लिए कांग्रेस का सहारा लेना पड़ता है कि हम असली हैं। कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता, इनकी नीति और नीयत उजागर हो जाती है। मैंने बार बार बोला है कि पूरा विपक्ष, पूरी पार्टियां आज देश में बिल्कुल भी इनके साथ खड़ी हैं, क्योंकि इस देश की बनावट ही ऐसी है, जब भी कभी देश के ऊपर आपदा आई है, हर जनमानस देश के साथ खड़ा हो गया है। लेकिन इन्हों की नीति और नीयत, जब तक ये उसको विभाजन करके अपनी नीति नहीं करेंगे, तो ये असली ढाबा कह के अपना नाम नहीं कहलवाएंगे। अब चंद्रमोहन जी इसको आप दूसरे तरीके से भी तो समझ सकते हैं ना। आपने उदाहरण दिया कि दूर तक चले जाइए तो असली ढाबा लिखा नजर आता है। आपकी पार्टी भी तो यही कहती है ना कि असली पार्टी आप ही हैं, असली पार्टी आप ही हैं, बाकी तो सब पार्टियां ही हैं। तो ये भी तो एक स्वरूप है ना। आप जब खुद नहीं मानते हैं कि आप सत्ता से कैसे बाहर जा सकते हैं, तो आपका जिक्र क्यों ना हो? पार्टी सोनिया राहुल की है। हाँ, देखिए अतुल जी, हमारी एक कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर नॉर्मल प्रजातंत्र के हिसाब से बात होती है। अगर हमने कोई बात करी है तो हर जनमानस को लेके बात करी है। अगर उसको अब चंद्रमोहन जी देखिए, मेरा विषय भटक जाएगा, मैं इस पर भी चर्चा कर सकता हूं। अब आप लोकतंत्र की बात करेंगे तो फिर ऐसी पार्टी जहां पर, अब छोड़िए, खैर मैं क्या बोलूं कि वहां पर कोई चुनाव की प्रक्रिया होती है तो कैसी होती है और फिर क्या लोकतंत्र है। खैर वो आपका अपना विषय और आपका अपना संविधान है, मैं उस पर जानना नहीं चाहता, मेरा विषय बदल जाएगा, मैं उस पर नहीं आना चाहता, वो आपके पार्टी का मसला है, इसलिए मेरा अधिकार भी नहीं है कि मैं उस पर कुछ बोलूं। बहरहाल चंद्रमोहन जी, एक सवाल जरूर मैं जानना चाहूंगा। आप बार बार कह रहे हैं और मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं कि कम से कम आप खुलकर कह तो रहे, साध हो, मुरादाबाद हो, एटा हो या गोंडा हो, कानपुर के जमाती हो
या फिर वो तमाम जमाती जिनको संक्रमित भी वो थे उनका इलाज भी किया गया है और इलाज दूसरे तरीके से भी किया गया है, उनका इलाज होना चाहिए था, या आप कह रहे हैं बैठकर ऑन एयर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर से पूछ रहा हूं कि ये बात आपका शीर्ष नेतृत्व अगर कहता, आपके शीर्ष नेतृत्व प्रदेश के या राष्ट्रीय स्तर पर वो अगर इन बातों का जिक्र भी लाते अपने प्रेस वार्ता में, तो लगता है कि हां आप भी उतने ही तत्पर हैं जितनी कि सरकार से आप तत्परता की उम्मीद कर रहे हैं। उस पर कोई बात नहीं निकल कर आती है, आप तो कह रहे हैं, वो क्यों नहीं कह पा रहे? कोई वजह है? अतुल भाई, आप बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छे एंकर हैं। आप बात को, हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनसे कई बार उन्होंने इस बात को बोला है। अगर कोई कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं तो वो गाइडलाइंस पूरी हाईकमान की होती है। देखिए, बिना उसके नहीं बोला जाता। ये कोई जरूरी नहीं कि शीर्ष, अगर आज शीर्ष की बात करते हैं तो आज जो ये कांड हुआ इसके ऊपर मोदी जी का कमेंट्स क्यों नहीं आया? गृह मंत्री चंद्रमोहन जी, देखिए मैं प्रवक्ता तो नहीं हूं, हाँ एंकर जरूर हूं और कभी अधिवक्ता जरूर था। जी जी। आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी गाइडलाइंस के हिसाब से जो कहती है वो आप कह रहे हैं, तो गाइडलाइंस अपने नेताओं और प्रवक्ताओं के लिए पार्टी दे देती है और पार्टी प्रमुख उस गाइडलाइन को भूल जाते हैं। मेरा सवाल ही तो यही था कि अगर वो पहले कह देते तो आप कहते तो और उसमें वजन आ जाता। आप तो कह रहे हैं वो कुछ कह ही नहीं रहे, गाइडलाइन क्या आप लोगों के लिए है सिर्फ? देखिए, ये वो पार्टी है जिसके आधुनिक भारत के निर्माता। अरे अब मैंने कब कहा भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि आधुनिक भारत सृष्टि की रचना सब में आपका योगदान है। फिर आप उधर चले गए, ट्रैक बदल लिया आपने। मेरा सीधा सवाल था चंद्रमोहन भाई, आपने कहा कि आपकी पार्टी का हाईकमान जो गाइडलाइन देता है आपको उसके हिसाब से बोलते हैं। क्या आला कमान, आपका हाईकमान सिर्फ आप लोगों को गाइडलाइन देता है, खुद भूल जाता है? मेरा यही प्रश्न है ना। एक बार अगर उनसे भी बात ये निकल जाती तो मुझे लगता कि आपको और ताकत मिलती, आप और वजन से इस बात को बोलते। चंद्रमोहन जी। अतुल भाई, अगर कोई भी चीज, कोई भी नेशनल पार्टी के अंदर कोई भी अगर नेशनल प्रवक्ता कोई बात बोलते हैं तो वो सब चीजें हाईकमान के ऊपर से ही आई गई बोली जाती है। हम तो एक छोटे से कांग्रेस के कार्यकर्ता है, हम उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करके आपके सामने बैठते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं सर, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं, खुलकर बोल रहा हूं चंद्रमोहन भाई को मैं तारीफ कर रहा हूं कि आपने कहा तो कम से कम। आपके कई राष्ट्रीय प्रवक्ता इस पर बोलने को तैयार नहीं। यही तो मेरा प्रश्न था कि आला कमान का निर्देश उस राष्ट्रीय प्रवक्ता या फिर खुद आला कमान के ऊपर लागू नहीं होता है क्या लोकतंत्र वाली पार्टी में? बहरहाल द्विवेदी साहब, अब जवाब यहां पर आपसे मैं लूंगा। मेरा प्रश्न यह है कि जो घटना, जिस घटना पर हम चर्चा कर रहे हैं, एटा, गोंडा, उसके पहले मुरादाबाद, कानपुर, और मुझे कानपुर का वीडियो देखने के बाद समझ में आया कि कानपुर में जमाती जाते हैं, वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, डॉक्टर उनसे बात करते हैं तो फिर वो उनके ऊपर छीटाकशी करते हैं, थूकते हैं, गाली गलौज करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि फेक है या फिर ये झूठा है। बाद में एक और वीडियो भी हमने देखा, उन्हीं डॉक्टर्स के सामने वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई हमें बचा लो। और तीसरा वीडियो मैंने देखा, तब मुझे लगा कि शायद अब तो ये सुधर गए होंगे। तीसरे वीडियो में उस अस्पताल के जो तमाम डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो जब वो संक्रमण मुक्त हो गए हैं तो ताली बजा रहे हैं कि आपने जंग जीत ली। लेकिन उन लोगों का क्या इलाज है और कैसे इलाज होगा? विपक्ष आपके साथ है, सरकार इतनी मुस्तैद है प्रदेश में, देश में, उसके बाद भी घटनाएं रोज हो रही हैं। चेतावनी देने के बाद, जुर्माने का ऐलान होने के बाद, सजा 7 साल तक की है ये कहने के बाद भी। द्विवेदी साहब जी, देखिए कुछ लोग, जैसे माननीय योगी जी ने एक बार कहा था विधानसभा में कि कुछ लोग मरने के लिए ही आगे बढ़ते रहते हैं, तो उसका कोई क्या कर सकता है। तो अगर कोई एकदम नियम भंग करने पर उतारू ही है तो नियम भंग करने पर सजा तो अब स्पष्ट हो गई है। और आप विश्वास करिए कि ये योगी सरकार तो कर्मयोगी सरकार है। उनको आज नहीं तो कल, मैं परसों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं आज नहीं तो कल, इसमें जनता जनार्दन का और वहां के लोकल लोगों का, जहां पर ये लोग छुपे हैं, उनके भी सहयोग की अपेक्षा होती है। और कानपुर में आप जानते हैं कि डीएम और एसपी बहुत ही चुनिंदा लोग हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े बदमाशों को ठीक किया है। अनंत देव जी ने, आप जानते हैं, बहुत नामी गिरामी लोग बैठे हैं वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। शासन सत्ता हमारी किसी को दबाव में नहीं रखती, सबको खुल करके काम करने की इजाजत है, उनको फ्रीडम है। और उनको जल्दी ही दे विल बी ब्रॉट टू द बुक, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी के साथ
कोई मुरव्वत का कोई सवाल ही नहीं है जी। अब इसमें यह है कि और सब लोगों को भी मंशा साफ करनी पड़ेगी। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर चंद्रमोहन जी कह रहे हैं, इसी चीज को लहरा करके खुले कंठ से राष्ट्रीय नेतृत्व को भी कहना पड़ेगा और लोगों को मैसेज देना पड़ेगा। जैसे मोदी जी, योगी जी एकदम खुलेआम मंच पर भी आकर के, मीडिया पर आकर के लोगों को बोल रहे हैं, इसी तरह से मैं समझता हूं इनके शीर्ष नेताओं को भी आकर के इनकी निंदा करनी चाहिए। तब जो है इस तरह के गलत लोगों का मनोबल टूटेगा। अभी उनको लगेगा कि कुछ पार्टियां जो खुल करके नहीं बोल रही हैं, इसके नाते उनको हो सकता है कि ये महसूस हो कि अंदर अंदर के हमारे कुछ लोग अभी साथ हैं। जो लोग हमारे साथ हैं उनको खुल करके साथ आना पड़ेगा, समाज के साथ आना पड़ेगा। यह राजनीति की नहीं, हमें लोकनीति की चिंता है और अगले चुनाव से अधिक हमें अगली पीढ़ी की चिंता है। जो वोट की राजनीति करेंगे वह खोट की राजनीति कर रहे हैं, मैं एकदम साफ बता देता हूं। और बीजेपी ये लोकनीति में, राजनीति के साथ साथ इसको लोकनीति निभाना है और लोकनीति निभाने में कहीं कोई किसी को छक्का पंजा नहीं नजर आ रहा है। यहाँ कर्मयोगी से आप जान सकते हैं कि योगी जी का नाम राजनीति में, इतिहास में, धर्मशास्त्र में, नीति शास्त्र में अंकित होगा स्वर्णाक्षरों में कि एक ऐसा योगी था कि कहा कि मैं कोरोना के पीड़ितों को छोड़ करके अपने पिताजी को मैं उनका जो है उनको मुखाग्नि देने नहीं जाऊंगा। इस तरह के जो आदर्श उपस्थित किए जा रहे हैं, तो इसको आप लोगों को भी, इन लोगों को भी अपने चरित्र के बारे में कुछ सीखने की जरूरत है। मैं तो यही कह रहा हूं, जो बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चंद्रमोहन भाई साहब अक्षरों ने में बहुत लिखा अच्छे से जाएगा, स्वीकार किया। आप आपकी आदर्श घेराबंदी- स्थापित करा रहे हैं और उधर चंद्रमोहन जी मुस्कुरा रहे हैं। अब इस मुस्कुराहट का राज क्या है, ये चंद्रमोहन जी बताएंगे। बताइए चंद्रमोहन जी, ऐसा क्या कह दिया द्विवेदी साहब ने कि आप मुस्कुराने लगे? ये इस देश में जब वर्ल्ड कप खेला जाता है, ये सचिन मुस्कुराहट, तेंदुलकर ये के फादर की मुस्कुराहट डेथ होती है, वो गुलाब की खेलते आंख हैं, है, नाग है, वो तो नाराज आम बात है। ये जो है, ये हाँ, जो चंद्रमोहन जी। मुस्कुरा रहे हैं, इसके पीछे क्या दर्द है वो तो वही जानते हैं। बताइए भाई, दर्द में क्यों मुस्कुरा रहे हैं चंद्रमोहन जी? देखिए बेसिक क्या है, ये इनको अपनी बखान करने का आप एक जो बहुत कर रहे हैं, बड़ा आपने मजा इनका आता है। दर्द अतुल भाई, आपने ये इनका जब दर्द तक ये उभार अपने दिया, मुंह से हमने अपना उभार बखान दिया, ना कर ले, तब उनके इनका बाद जो खाना है, मेरी आप सुन तो बातों लीजिए, को मुस्कुरा चतुर्वेदी जी, के एक मिनट टालने के बात अलावा सुन कोई लीजिए। रास्ता नहीं है। बोलिए, बोलिए। मैं आपकी बात सुनता जी। बेसिक क्या जी, है बोलिए। कि इनको अपना बखान करने की अतुल जी बहुत बड़ी आदत है। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ नहीं कहना चाहता। अगर योगी जी वहां नहीं गए हैं तो योगी जी ने अपनी प्रकाष्ठा रखी, इसमें कोई बहुत बड़ी बखान करने वाली बात नहीं है। जैसे अगर वर्ल्ड कप के अंदर सचिन तेंदुलकर जी के फादर की डेथ हो गई थी, उसके बाद उन्होंने खेला था, तो ऐसे तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे उदाहरण है जिसको बहुत बड़ा करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। विषय यहाँ पर ये आता है कि नीति और नियत, जिस स्पष्टता के लिए देश आज आपसे डिमांड कर रहा है। आपने बोला शीर्ष नेतृत्व की बात, शीर्ष नेतृत्व के अंदर मोदी जी क्या वो बातें बोलते हैं जो आपके छोटे नेता खड़े होकर, जो आपके एमएलए एमपी जो कट्टरपंथी की बात करते हैं? मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और वो ऐसे करते हैं। कभी मोदी जी ने उनके अगेंस्ट बात करी, उनके अगेंस्ट कार्रवाई करी? तो ये सब एक पार्टी का एक सिस्टम है, जिस सिस्टम को आप फॉलो करते हो, उसके ऊपर आप बात ना करके दूसरे विपक्ष की पार्टियों की बात करते हो, जबकि आज देश का दूसरे टर्नओवर के ऊपर आपको जवाब देना है। क्योंकि नहीं सर, मैं तो दोनों से ही जवाब ले रहा हूं ना चंद्रमोहन भाई। अब आप कह रहे हैं कि उनकी आदत है बखान करने की। अब बखान से मुझे याद आया, जब भीलवाड़ा मॉडल हुआ तो भीलवाड़ा, फिर उसके बाद वायनाड का जिक्र करके राहुल गांधी निकल गए, तो बखान तो मुझे लगता है कि शायद कुछ वहां भी होता है तो कुछ यहां भी होगा। ये अपने पार्टी के नेता का अगर बखान करें तो क्या गलत है उसमें, क्योंकि आप भी बखान करते हैं और वो दोनों आप लोगों का अधिकार है। मेरा तो वो विषय ही नहीं है। आप अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के नेता का गुणगान करें, ये आपके पार्टी का विषय और आपका विषय है, वो हमारा विषय नहीं है। बखान वैसे आप भी करते हैं, भरपूर करते हैं। अब वायनाड मॉडल जो है वो मॉडल क्यों नहीं पूरे केरल में लागू हो जा रहा, क्यों नहीं पूरे राजस्थान में लागू हो गया? तो सवाल तो आप पर भी उतने ही हैं जितने इन पर आप उठाएंगे। अरविंद, अब यहां पर प्रश्न यह है कि प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, तमाम जगहों पर यह चर्चा आम हो गई है। उसमें हो सकता है राजनीति प्रवेश करे, राजनीति करने वाली पार्टियां, उनका पेशा है तो राजनीति तो करेंगी, कैसे छोड़ देंगी, स्वभाव है उनका। लेकिन वहां पर विषय तब भटक जाता है जब ये कहते हैं कि हम चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा, तो बात सरकार पर चली जाती है कि करना तो भाई सरकार को है। और फिर उनके ऊपर भी एक सवाल रहता है जो कहते हैं कि हम चाहते हैं लेकिन उनका चाहना खुलकर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अक्सर जब वो चाहते हैं तो खुलकर बोलते भी हैं, खुलकर बोल नहीं पा रहे।
क्या यही वजह है कि मनोबल बढ़ रहा है ऐसे तमाम लोगों का, जो तर्क दे रहे थे द्विवेदी साहब? अतुल, आप देखिए कि कैसे अभी आपने सोनिया गांधी ने की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने जो वीडियो कॉल के जरिए बहुत सारे लोगों से बात की, उसमें आरोप क्या लगा कि बहुत सारी पीईपी की जो किट है वो खराब है। उन्होंने सरकार पे आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि भाई 12 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। तो सवाल यह है कि जो मुद्दा राजनीति करने के लिए आवश्यक है, उन मुद्दों पे ये दल आपको मुखर दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस व्यक्ति की वजह से पूरे देश में कोरोना फैल गया, उसको लेके अगर आप देखिए तो किसी ना आम आदमी पार्टी का कोई जवाब आया, आप देखिए ना कांग्रेस पार्टी ने कोई ऐसा मुद्दा उठाया कि नहीं हमें ऐसे आदमी को पहले ट्रैक, जब सारा विपक्ष एक है, जब सारा विपक्ष कह रहा है कि नहीं हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको ये जेस्चर दिखाना पड़ेगा, आपको ये ताकत दिखानी पड़ेगी कि मौलाना साहब जिसने कोरोना को पूरे देश में फैलाने का काम किया है, उसको भी गिरफ्तार करके एक नजीर पेश करिए, जिससे लोगों के मन में डर हो, भय हो कि जिंदगी में ऐसा कोई काम ना करे अतुल, जिसकी वजह से आम आदमी की जिंदगी को खतरा महसूस हो। और शायद ऐसा किसी भी विपक्षी दल ने नहीं किया। ये दुर्भाग्य का विषय है, ये शर्म की बात है। बताइए द्विवेदी साहब, कुछ कह रहे हैं आप, और विषय आप पर भी आएगा। आपने क्योंकि बात बताई कि हाँ इसके पीछे तकनीकी पहलू क्या हो सकता है, अपने खुद के अनुभव के आधार पर, क्योंकि आपने पुलिस में सेवा दी है, लेकिन उसको क्रैक करने का तरीका तो कोई होगा। विपक्ष क्या कर रहा नहीं कर रहा वो भी सामने है, और सरकार अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है या ऐसे लोगों का मनोबल तोड़ नहीं पा रही है, ये भी सामने है। मैं जी अतुल जी, मैं बताऊं अपने अनुभव से और ज्ञान से, मैं बताऊं कि जब पुलिस का साथ वहां के स्थानीय लोग भी देते हैं और सत्ता पक्ष का साथ जब विपक्ष के लोग भी देते हैं, जब विपक्ष के लोग भी संतों की हत्या से लेकर के साध के भगने तक पर भी अपनी स्पष्ट टिप्पणी करते हैं, इससे पुलिस बल का मनोबल बढ़ता है। स्थानीय लोगों को ये होता है कि नहीं सभी पार्टियां बता रही हैं, इसको एकदम कहीं न कहीं से हमको दिखे तो इसकी सूचना पुलिस को हमको जरूर देनी है। जब स्थानीय लोग या विपक्ष के लोग किसी न किसी मंशा से, देखे इन सब चीजों में ऐसा होता है कि जब तक 360 डिग्री घेराव नहीं होता है तब तक आदमी पकड़ाता नहीं है। जैसे आपने चंद्रमोहन को जब तक चारों तरफ से 360 डिग्री नहीं घेरा, ये मुद्दे की बात नहीं कर पाए। जो बात बड़े बड़े चैनल इनके बड़े नेताओं से नहीं करवा पाए, उसको आपने अपने हिकमत अमली से चंद्रमोहन जी के मुंह से कहलवा लिया, और आपने इनको न्योता भी दे दिया कि आप अपने बड़े नेताओं से भी कहलवाइए। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जब वहां की जनसंख्या में जी, तो आप लोग भी, जब आप लोग भी इसी तरह से जैसे इनको हैकल किया आपने, इसी तरह से जब ये खुलेआम कहेंगे, विपक्ष के लोग भी कहेंगे, और जो लोग दबे मन से ऐसे लोगों को, साथ जैसे लोगों को अपने मन के दबे होने से ही संरक्षण का भाव दे रहे हैं, उसको खत्म कर देंगे तो पुलिस का मनोबल एकदम बढ़ा है। आपको मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में पुलिस की गति को रोकने वाला कोई नहीं, बल्कि उनको इनकरेज करने वाले हैं। उनकी गति को रोकने वाले यही थूकने वाले लोग हैं, उनके ऊपर पत्थर चलाने वाले लोग हैं, और इन लोगों को उनसे बाज आना चाहिए। जैसे हम लोग इनके पास जो है, जो सम्मान के पात्र हैं, स्वास्थ्य कर्मी, शिक्षा कर्मी, मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मी, सुरक्षा कर्मी, उनको ये लोग अगर असम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनका मनोबल टूटेगा और इससे बड़े बड़े कामों के होने में बाधा आती है, विलंब होता है। मैं सभी से अपील करता हूं, पक्ष से विपक्ष से, सभी पंथ संप्रदाय से, कि ऐसे जो लोग होते हैं, साध टाइप के जो लोग होते हैं, वह हम हर सभी के लिए नासाज होते हैं, नासाज होते हैं। ठीक है, उनको पकड़वाने के लिए सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, और अगर इनको कहीं लगता है कि पुलिस को कोई दबाव है न पकड़ने की, या उसकी मनसा में कोई है, तो इनको बताना भी चाहिए, जबकि हमारी तरफ से पुलिस का हौसला। बताइए चंद्रमोहन जी, बताइए। द्विवेदी साहब कह रहे हैं कि वो तो अपील आपसे भी कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं सवाल लूं। द्विवेदी साहब ने सारी बातें बोली, लेकिन मतलब की बात नहीं बोली। द्विवेदी साहब जी, हमने जो बात बोली है वो स्पष्टता की बात बोली है। आपने इस चैनल में बैठ के साथ में कार्रवाई की बात बोली नहीं बोली। आपने जमातियों को इकट्ठा होने के ऊपर जो लापरवाही करी, उसको गलती मानी, आपने नहीं मानी। लेकिन जमातियों का नाम लेके इस देश के अंदर विभाजन की राजनीति और विभाजन की राजनीति के ऊपर सत्ता को हासिल करने की राजनीति आपने निरंतर अग्रसर रखी है।
अगर आप अपने बात को कहते हो तो खुले मन से, खुले स्पष्टता के साथ उसको कार्यान्वित भी करने की कोशिश करें, जिससे कि करने से देश का भला हो। इस देश के अंदर 135 करोड़ जनमानस, ना वो हिंदू है, ना वो मुसलमान है, ना वो सिख, ना वो ईसाई, वो नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की तरफ सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर देख रहा है कि वो मुझे क्या देने वाला है और मेरे हाथ में क्या मिलने वाला है। आज उन कंडीशनों के ऊपर प्रवासी मजदूर, गरीब, जो चीज खड़े हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन विषय ऐसा है कि मैं करूंगा तो राजनीति होगी, लेकिन आप उन विषयों का जवाब नहीं देते हैं। राजनीति नहीं करना है भाई, आज के विषय पर राजनीति नहीं करना है। देखिए बहुत बेबाकी से चंद्रमोहन जी ने बहुत अच्छी बात कही है। नहीं, आप न चाहते हुए भी बहुत कुछ आप ऐसा बोल जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि उसमें तो राजनीति दिख रही है, लेकिन बहरहाल आपने कहा कि यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। चलिए, कांग्रेस के नेता ये बात कह रहे हैं कि यहां पर हम हिंदू मुसलमान ना देखें, हम सिर्फ इंसान देखें, और इंसान सरकार को देख रहा है जिसको चुना है। कांग्रेस पार्टी ने यह बात कही, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा था कि नहीं, इस देश में संसाधन जो हैं उस पर पहला हक किसका है, याद तो होगा ही वैसे चंद्रमोहन जी आपको। बहरहाल द्विवेदी साहब जवाब देंगे आप बहुत जल्दी से। यहां पर आपसे उम्मीद इसलिए है क्योंकि आप सरकार में है भाई, वो चंद्रमोहन जी कहें, खुलकर ना कहें, जो भी कहें, आप कह रहे हैं कि इसमें तकनीकी दिक्कत है। उनका आरोप है कि आप जमात के लोगों पर नहीं बोल रहे कि उनको इकट्ठा कैसे होने दिया गया, साथ इतने दिन तक गिरफ्तार क्यों नहीं है, या फिर मेरा जो मूल विषय था साथ के साथ साथ कि आपने कानून तक बना दिया लेकिन उसको मजाक बना रहे हैं ये एटा और गोंडा के लोग। अब डॉक्टर कह देगा मास्क पहन लीजिए तो उसके साथ गाली गलौज कर लें, तो फिर मतलब क्या है कानून का? द्विवेदी साहब, द्विवेदी साहब, मेरा सवाल आपसे ही था। द्विवेदी साहब, हेलो हेलो, चले, शायद उनकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। अरविंद, एक आखिरी सवाल आपसे, फाइनल कमेंट ही। यहां पर देखिए, दोनों ही राजनीति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों असल में राजनीतिक दल से नहीं है, इसलिए नहीं कर रहे होंगे, लेकिन विषय यह है कि वो इनसे उम्मीद करते हैं, ये उनसे उम्मीद करते हैं। जनता किससे उम्मीद करे, और ये कोरोना वॉरियर्स किससे उम्मीद करें? विपक्ष खुलकर बोल नहीं रहा, सरकार चाहकर भी उनके खिलाफ लोगों का जो माहौल है या जिस तरीके का व्यवहार है उसको रोक नहीं पा रही। घटना होने के बाद तो एक्शन होता है और होना चाहिए, वो भी नहीं होगा तो क्या होगा? घटना ना हो इसके लिए अभी तक तो जो कानून की बात थी वो भी बन गया, फिर भी उसका डर नहीं पनप रहा। देखिए, मैंने पहले ही कहा अतुल कि कानून बना देने से कानून लागू नहीं हो जाता है। सवाल यह है कि मौलाना साहब को उनके फार्म हाउस में खोजा जा रहा है, उनके रिश्तेदारों के यहाँ खोजा जा रहा है, या फिर अन्यत्र शहरों में खोजा जा रहा है। प्रश्न ये उठता है कि वाकई अगर जो व्यक्ति ठीक है, जो व्यक्ति सही है, जो व्यक्ति ईमानदार है, जो व्यक्ति देश के प्रति समर्पित है, वो शायद इन सारी चीजों में खुद आके खड़ा होता और कहता कि नहीं, मैं यहाँ पे हूं, बताइए आपको मुझसे क्या पूछना है। प्रश्न यहाँ पे अतुल ये है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके समाज के लोगों को बाहर लाना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भाई हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी सम्मान करना पड़ेगा आपको, ये जेस्चर भी आपको दिखाना पड़ेगा अतुल। और मैं समझता हूं कि इसी से एक राह निकलेगी, एक धारा निकलेगी जो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कराएगी जो लोग समाज में गलत घूम रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसी विश्वास को बढ़ाने की, इसी विश्वास को लोगों के बीच में ले जाने की आवश्यकता है। द्विवेदी साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए चंद्रमोहन जी, फाइनल कमेंट आपसे। अतुल जी, एनएसए डोभाल साथ से मिलने के लिए दिल्ली में चले जाते हैं, आज तक गिरफ्तारी नहीं करती। और इस कोरोना महामारी के अंदर जहां पर पीपीए मास्क की कमी है, जहां पर सुविधाओं की कमी है, हमारी डॉक्टर टीम्स को वो सुविधाएं नहीं मिल रही, उन सब का विषय ना आ जाए, उसको बचाने के लिए जमाती और साथ का विषय उठा दिया जाता है। जब आपके पास पावर और सत्ता है, हाथ में आपके पास पूरी तरह का सिस्टम है, उसको आप कवर करके जो चीज की कमी है नहीं, देखिए चंद्रमोहन जी, मैं तो कह रहा हूं ना, आपकी पार्टी का ये विषय उठाना बिल्कुल आपका अधिकार है भाई। आप पीपी किट के लिए उठाइए, आप रोजगार के लिए, आप कामगार के लिए, मजदूर के लिए, सबके लिए उठाइए, लेकिन उसके साथ साथ इस मुद्दे को भी उठाइए ना, जो गड़बड़ कर चुके हैं या कर रहे हैं उस पर आप नहीं बोल रहे हैं ना, उस पर खामोश हैं। और रही बात पीपी किट की, टेस्टिंग की, तो जिन देशों में उसमें एक इटली भी है,
टेस्टिंग भी खूब हुई, आंकड़ा क्या है वो भी देख लीजिए। आज ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 5 लाख हमने टेस्ट किए हैं, और क्या है हमारे यहां इस वक्त संक्रमित संख्या वो भी देखिए। अमेरिका जो कि दुनिया का दरोगा है, उसने भी 5 ही लाख टेस्ट किए हैं, लेकिन उसका आंकड़ा क्या है जरा वो भी देखिए। हम 20,000 पर हैं, वो 88,000 पर है। तो आप सारे विषय उठाइए, लेकिन ऐसे लोगों का भी विषय उठाइए ना, वहां थोड़ी खामोशी तो दिखती है, उसको आप माने ना माने। द्विवेदी साहब, बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट। चंद्रमोहन जी की उम्मीद यही है कि वो खुद कह रहे हैं कि भाई आप साध से लेकर मुरादाबाद और ऐसे एटा गोंडा तमाम जो घटनाएं हो रही हैं, इन पर खुलकर एक्शन लीजिए। वो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि गलत हुआ है, वो कहेंगे कि नहीं बिल्कुल सही है, इनको तो ऐसा होना ही चाहिए था, इनके खिलाफ यही एक्शन होना चाहिए था। नहीं, इनका मैं धन्यवाद करता हूं, बहुत खुलकर कहा, ऊपर से लेकर नीचे तक यही लाइन इनकी होनी चाहिए। और हम लोग एकदम लगे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, और इनका ऐसा कहने से हमारा हौसला अफजाई हो रहा है। और ये लोग जहां पर भी इनके लोग हों, और उनको भी इसी तरह की का मैसेज, उनको संदेश पूरे देश को, प्रदेश को इनका यही संदेश होना चाहिए। उससे पुलिस का, प्रशासन का, शासन का, हम लोगों का, सरकार का, सबका मनोबल बढ़ेगा। और ये लोग जो है, ठीक है, आप लोग अपना मनोबल बढ़ाइए, कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़े, हमारा तो मकसद ये है। लेकिन ऐसा जो कर रहे हैं, जो उनका मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनका मनोबल जैसे तोड़ना है वैसे आप तोड़िए। उसमें आपको किसी के लिए जरूरत नहीं है कि उनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। वो कानून की अवहेलना कर रहे हैं। कानून इसलिए ही होता है कि उसकी पालना कराई जाए, और करे लोग। वहां पर बंटवारा भी नहीं होना चाहिए, और वहां पर विलंब भी नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया देवमणि द्विवेदी साहब आपका, चंद्रमोहन जी आपका, अरविंद आपका भी। तो घटनाएं भी हैं और उसके बीच में साथ भी है। अगर हम ओवरऑल देखें तो एक तरफ वो व्यक्ति जिसके ऊपर इस तरीके का आरोप है कि उसने इन लोगों को इकट्ठा किया, अभी छिपकर बैठा हुआ है, उसकी तलाश भी जारी है। लेकिन कुछ लोग तो खुलकर सामने आकर चुनौती दे रहे हैं। उनके खिलाफ अभी तक जितने एक्शन है या जो नया कानून है, उसका असर अन्य लोगों तक अभी तक पहुंचा नहीं है। उन पर भी वो असर आए, उनको भी समझ में आए कि एक तो हम कानून को चुनौती दे रहे और दूसरा मानवता के खिलाफ भी काम कर रहे। अब वो जिस भाषा में समझते हैं उनको वैसे ही समझाना पड़ेगा, वो बेहतर कदम है। नमस्कार।